भारत की विशुद्ध दलित पार्टी रही है वह पार्टी है बीएसपी और इसका एकमात्र इकलौती सुप्रीमो रही हैं वह रही है बहन मायावती। बहन मायावती ने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को चुना, फिर निकाल दिया, फिर वापस लिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और फिर उनको ऐसा निकाल दिया। ऐसा आखिर उन्होंने आकाश आनंद के साथ में क्यों किया, उन्हें क्यों निकाला? क्या आकाश आनंद के ससुर ने आकाश आनंद के राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया? और क्या बीएसपी के साथ दलित राजनीति भी खत्म होते जा रही है? आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत की राजनीति में दलित भी अपना स्थान रखते हैं। तो मित्र, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और अगर मित्र आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। मित्र, भारत में सबसे ज्यादा वंचित व राजनीतिक रूप से उपेक्षित दलितों के बारे में राजनीति की जा रही है, वह भी बहुत दयनीय स्थिति में है। उनका उपयोग केवल चुनाव में किया जाता है, चुनाव के बाद उनको उनके हालत पे छोड़ दिया जाता है। इन्हीं हालतों को सही करने के लिए माननीय कांशीराम जी ने बीएसपी की स्थापना की थी और बीएसपी की उन्होंने उत्तराधिकारी चुना बहन मायावती को, और बहन मायावती ने अपना उत्तराधिकारी चुना है आकाश आनंद को। फिर आखिर कहानी में ट्विस्ट क्यों आ जाता है और बार बार आकाश आनंद को निकाला जाता है और उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है? ऐसा क्यों? कहानी की शुरुआत हम लोग करते हैं जब आकाश आनंद को बीएसपी में शामिल किया गया था। आकाश आनंद को 10 सितंबर 2017 को यूपी उत्तराखंड के नेताओं की बैठक बुलाई जाती है और मायावती अपने छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करती हैं और उन पर पार्टी के विरासत व राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने भतीजे पर विश्वास जताया। लेकिन 7 मई 2024 को आकाश आनंद को बीजेपी पर आक्रामक होकर और बीजेपी को एक आतंकवादी पार्टी कहते हैं, इससे मायावती नाराज हो जाती हैं और मायावती उनसे सारी जिम्मेदारियां छीन लेती हैं। इसके बाद उन्होंने आकाश को उत्तराधिकारी पद के साथ में नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा देती हैं और मायावती कहती हैं कि आकाश अभी प्रीमेच्योर है। 47 दिन बाद मायावती अपना फैसला बदल लेती हैं और 30 जून 2024 को अपने भतीजे आकाश को फिर अपना उत्तराधिकारी व नेशनल कोऑर्डिनेटर बना देती हैं और उन्हें पुनः जिम्मेदारी सौंप देती हैं। आखिर आकाश आनंद के निकाले जाने का कारण क्या था? इस कहानी को जानने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि आकाश आनंद की एंट्री कैसे हुई। आकाश आनंद पहली बार 2017 में सहारनपुर की एक जनसभा में मायावती के साथ दिखाई दिए। इसके बाद वो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे। 2019 में उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का फैसला लिया गया। जब सपा और बसपा का गठबंधन लोकसभा चुनाव में टूटा तो 2022 में हिमाचल विधानसभा चुनाव में पहली बार आकाश आनंद का नाम स्टार प्रचारकों के नाम में शामिल किया गया। आकाश आनंद की शादी बसपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा से हुई और यहीं पर चालू होती है वह कहानी जो आज उनको निकालने के लिए हुई है। लगभग दलित राजनीति खत्म होने के कगार पे है। पहले आप लोग जानिए कि इस कहानी में विलेन डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ है। और कौन अशोक सिद्धार्थ? मायावती के रिश्तेदार बनने से पहले आकाश आनंद की शादी बसपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा से हुई और यहीं पर चालू होती है वह कहानी जो उनको आज निकालने से हुई और लगभग दलित राजनीति खत्म होने के कगार पर है। पहले आप लोग जानिए कि इस कहानी में जो विलेन है डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ आखिर है कौन? डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ मायावती के रिश्तेदार बनने से पहले राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं और डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा, जिसकी की शादी 2023 में आकाश आनंद के साथ में हुई है। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पेशे से डॉक्टर हैं और 2007 में उन्होंने बसपा की सदस्यता ली। इससे पहले वो वाम सेप में थे और 2016 से लेकर 2022 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इसके पहले 2009 से लेकर 2016 तक विधान परिषद के वो सदस्य रहे। 9 फरवरी 2025 को डॉक्टर अशोक के बेटे की शादी होती है और बेटे की शादी में बीएसपी के पूर्वांचल व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यमंडलों के मंडल नेता सभी शामिल हुए। कई पार्टी नेता दूसरे प्रदेश से भी बुलाए गए और इस शादी में राम जी गौतम भी गए हुए थे। ये नाम को आप लोग याद रखिएगा, बाद में यह बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। मायावती और राम जी की 11 तारीख को बैठक होती है और 12 फरवरी को डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और उनके करीबी नितिन सिंह को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। यह एक्शन उनके ऊपर संगठन में गुटबाजी और अनुशासनहीनता के कारण लिया जाता है। दक्षिणी राज्यों के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ व नितिन सिंह चेतावनी के बाद भी पार्टी में गुटबाजी कर रहे थे।
इन्हीं पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए उनके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ अब अपनी राजनीति चलते हैं और कंधा यूज करते हैं अपनी बेटी डॉक्टर प्रज्ञा का। वह प्रज्ञा के माध्यम से मायावती के भतीजे आकाश आनंद को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मायावती इस चीज को भांप जाती है और इसके बाद आकाश आनंद को निकालने की तैयारी कर देती हैं। वह एक निर्णय लेती हैं कि आज के बाद किसी भी राजनीतिक परिवार में अपने किसी भी सदस्य की शादी नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत सारी उठक-पटक उनके परिवार में हुई और मात्र एक यही कारण नहीं था आकाश आनंद को निकालने का, और कई कारण थे। 2007 में 206 सीटें विधानसभा की जीत करके बसपा एक बहुत अच्छी हालत में रहती है, लेकिन अब हालात यह है कि विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है। 2022 में विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 15.2 करोड़ वोटर है, जिसमें कि 12.95 बसपा को मिलता है। मतलब यह संख्या 1,73,137 वोट मिले थे। 2024 में लोकसभा चुनाव में बसपा की स्थिति सुधरती है। 2019 में बसपा लोकसभा की 10 सीटें जीतती हैं। बसपा इस बार खाता नहीं खोल पाई 2019 में, इसलिए वह जीत पाई क्योंकि उसका गठबंधन सपा के साथ में था, इसलिए वह जीत जाती हैं। लेकिन 2024 में कोई गठबंधन नहीं होता है और उनका वोटिंग परसेंटेज होता है 19.43 था, जो कि 2019 की लोकसभा में था, लेकिन अब हो जाता है 9.35। वह विधानसभा में भी लगभग 3% कम वोट है। यही कारण है कि आकाश को जिम्मेदारी दी जाती है कि आकाश जो बसपा का जनाधार जो घट रहा है उसको बढ़ाए, लेकिन आकाश इस काम को करने में नाकाम रहते हैं। महाराष्ट्र, झारखंड के बाद मायावती दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी उनको बहुत बड़ी निराशा लगती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 69 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन पार्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे ने चुनाव में काफ़ी जोर शोर से प्रचार किया, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है और अधिकतर प्रत्याशी 1000 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाते हैं और बसपा को कुल 55,000 वोट ही मिलते हैं। बसपा जो इतना ज़्यादा क्यों कमज़ोर हुई? बसपा के परंपरागत दलित वोट और अन्य पार्टियों, विशेष करके समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है और भाजपा दलितों को साधने के लिए कई सारी योजनाएं चलाती हैं, जिससे कि बसपा का जनाधार कमजोर हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मायावती की निष्क्रियता संगठन को कमजोर कर रही है। वह कार्यकर्ताओं में संवाद की कमी दिखाई दे रही है, जिससे कि पार्टी बहुत कमजोर हो रही है और इनका जो बसपा का संगठनात्मक ढांचा है वह बहुत कमजोर हुआ है। इसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी बात रही है, जो मुसलमानों का वोट बसपा का परंपरागत वोट रहा, इसका हिस्सा रहा है, वह बसपा का हिस्सा नहीं रहा है, वह सारा सपा की तरफ शिफ्ट हो जाता है। गठबंधन की राजनीति में उनको बहुत बड़ी असफलता मिलती है। बसपा ने गठबंधन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई विश्वसनीय साथी उनको नहीं मिल रहा है। 2019 के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, लेकिन वह बहुत ही निराशाजनक रहता है और टूट जाता है, इसलिए आगे ठोस की रणनीति नहीं बन पाती है और उन्होंने इंडिया गठबंधन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, जिससे कि चुनावी गठबंधन की राजनीति जो है उसमें उनको ज़बरदस्त असफलता मिलती है। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण जो आकाश को जोड़ने का कारण था, वह था युवाओं को और नए मतदाताओं को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए पार्टी को सोशल मीडिया व डिजिटल मीडिया पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वहां पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कि युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए। दूसरे दल जैसे भाजपा हुई, सपा हुई, कांग्रेस हुई, इनका आईटी सेल है, इसके कारण से वह युवाओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बसपा का कोई भी आईटी सेल नहीं है जो प्रभावित नहीं करती है और इसमें पार्टिसिपेट करने के अलावा, इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण नजर आया वह है बसपा में उम्मीदवारों का गलत चयन। ऐसे उम्मीदवारों का इसमें चयन किया जाता है जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। इनके ऊपर तो यह भी आरोप लगता है कि वह टिकटों की खरीदी बिक्री की हुई है। मायावती के ऊपर समय समय पर टिकटों के बेचने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसमें कि 2019 में राजस्थान के उदयपुर वाटी के बसपा विधायक राजेंद्र गुड़ा ने विधानसभा में कहा कि पार्टी में टिकट पैसे लेकर बांटे जाते हैं और उन्होंने यह आरोप लगाया जो पैसा देता है उसे टिकट मिल जाता है, जिससे कि पार्टी की छवि बहुत ही प्रभावित हुई। इससे पहले 2016 में चंदौली के मुगल सराय के बसपा विधायक बबन सिंह चौहान ने मायावती पर 2 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का आरोप लगाया और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती की जो व्यक्तिगत छवि है
उसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई है। मायावती पे आरोप लगता है कि वह केवल चुनाव में सक्रिय होती हैं, जबकि बाकी समय पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से वह दूर रहती है, जिससे कि उनकी लोकप्रियता की बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। और सबसे बड़ी बात रही है दलित आंदोलनों की। दलित आंदोलन से इन्होंने दूरी बना के रखा हुआ है। मायावती अपने आप को एक मजबूत दलित नेता मानती हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी महत्वपूर्ण दलित आंदोलन में को न तो चालू किया है, न तो उसके बारे में कोई विचार किया है, और ना ही दलित नेताओं पर क्या गुजर रही है, कैसे है, इसके बारे में भी उन्होंने कोई विचार नहीं किया है। बस वो चुनाव के टाइम दिखाई देती हैं, ट्विटर पर दिखाई देती हैं, टीवी पर दिखाई देती हैं, और बस उनका काम खत्म हो जाता है। कोरोना के समय में जो सड़कों पर सबसे ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा दलित लोग थे, गरीब लोग थे। उन दलितों और गरीबों के लिए उन्होंने एक कप चाय का भी इंतजाम नहीं किया, चाहे वह लखनऊ हो, चाहे उनका गृह जनपद हो, चाहे उनकी विधानसभा क्षेत्र हो, जहाँ कहीं भी हो। लोग अब बस ये सब सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे ज़्यादा तो उनके मन में यह हमेशा रहता है कि वह संगठन में सबसे ज़्यादा नियंत्रण प्राप्त करे। वह संगठन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आकाश आनंद को निकाला। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे नेताओं को निकाल दिया है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, निजामुद्दीन हो। ये सारे नेता जो हैं, बहुत सारे नेताओं को उन्होंने निकाल दिया और पार्टी पे अपना उन्होंने प्रभुत्व और कब्जा बनाए रखा है। लेकिन मेरे मन में कुछ प्रश्न आते हैं जो बसपा को लेकर के है। पहला प्रश्न ये आता है कि मनुवादी विचारधारा के विरोध में यह पार्टी बनी थी, तो फिर सतीश मिश्रा इनके पार्टी में क्या कर रहे हैं? यह मनुवादी बसपा में क्या काम कर रहा है? दूसरा, सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ, यह एक नेचुरल गठबंधन नहीं था, क्योंकि गेस्ट हाउस कांड सबको याद है। क्या मायावती को याद नहीं था कि वो गेस्ट हाउस कांड में उनके साथ में क्या दुर्व्यवहार हुआ था, और उसके बाद भी वो सपा से मिलती हैं? ऐसा उन्होंने क्यों किया? और तीसरी सबसे बड़ी बात यह रही है कि वो भाजपा पर कभी भी आक्रामक नहीं रही हैं। ऐसा वो क्यों करती हैं? मित्र, ये सब प्रश्न मेरे मन में बार बार आते हैं। अगर इन प्रश्नों का उत्तर अगर आपके पास है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो ऐसा क्यों करती हैं। तो मित्र, बसपा का इतिहास अगर खत्म होगा तो दलितों की राजनीति का इतिहास खत्म हो जाएगा। इसलिए मायावती को यह सोचना पड़ेगा कि जो उनका उत्तराधिकारी है वह पारिवारिक न होकर के उनकी पार्टी के गरीब दलित नेता होना चाहिए, जिसने बसपा के लिए अपना खून पसीना एक किया हुआ है, न कि परिवार से। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि जो भी जातिगत राजनीति करते हैं उनके परिवारों से ही लोग आते हैं, परिवार के बाहर से नहीं आते हैं। तो मायावती को यह एक इतिहास रचना पड़ेगा कि वह अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी अगर किसी को घोषित करती हैं तो उस दलित बेटे को करिए जो कि गरीबी से निकल करके उनकी तरह बड़े पद पे आया हो। ऐसे व्यक्ति को वो चुनाव करे, न कि अपने परिवार के व्यक्ति का। तो मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।